गुड मॉर्निंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला वीडियो आपको मिल चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग एक रात पहले के लिए उसको रखे हैं क्या देखने के लिए, ठीक है ना। देखिए मैं बस 300 व्यूज गए हैं उसमें, अभी आप लोग देखिए। और एक रात पहले वाली पढ़ाई छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना। जब भी समय मिले आप लोग देखा करिए, पढ़ा करिए हर चीजों को। एक रात पहले वाली पढ़ाई बहुत खतरनाक घातक होती है, सब मिक्स हो जाता है एकदम। तो देखिए जो पहला वीडियो था उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था, मतलब उसमें सिर्फ क्रॉस थे मोनो हैबिट तक मैंने आपको पढ़ाया था, और जिसमें आपको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था, को डोमिनेंस यहाँ तक बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हैबिट क्रॉस। इस वीडियो में पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा, जो भी मतलब लास्ट तक जो है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तक, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो दूसरा पार्ट है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। 2 क्वेश्चन, अगर नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन पहले पार्ट से मिलेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ वीडियो का, इसमें कल जो टेस्ट है इसमें से कम 30-35 क्वेश्चन आज के ये 1-1.5 घंटे के लेक्चर से मिल जाएंगे आपको। तो लाइन बाय लाइन देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, नोट करिएगा, ध्यान समझिएगा। तो हमने कल आपको मोनो हैबिट क्रॉस के बारे में बताया था, उसके फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस था उसको मैंने आपको डिफाइन किया था कि उसमें जो है आपको 1:2:1 मिल रहा था, मतलब कि फिनोटाइपिक भी और जीनोटाइपिक भी वही मिल रहा था 1:2:1, जो कि मोनो हैबिट क्रॉस को वो क्या करता थोड़ा सा, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हम उसको मान सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। इसके बाद अब क्या, अब देखिए इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कोडोमिनेंस के बारे में बताया था। देखिए उसमें जो बताया था आपको कोडोमिनेंस में, अगर ब्लड ग्रुप का पूछे एग्जांपल कि वो किस किस एग्जांपल को शो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो पहला तो हो जाएगा कोडोमिनेंस, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोडोमिनेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिल्स शो करता है, यानी कि हम देखें हमने अभी एक कैरेक्टर को 2 एलिल्स मिलके क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 एलिल्स होते हैं, ठीक है ना। एक जीन के 2 एलिल्स नॉर्मली, लेकिन देखा गया यहाँ 2 से ज्यादा थे, आई ए था, आई बी थे और आई था, और इसीलिए इसको हम मल्टीपल एलिल्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जांपल। तीसरा बाबू आप सब जिसमें आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये डोमिनेंसी को भी शो करता है, डोमिनेंस। अरे मैंने कहा आई ए अगर है और आई है तो क्या ब्लड ग्रुप होता है, ए तो डोमिनेंसी को ही शो कर रहा है ना, ये दोनों आई बी है, आई है, तो क्या, तो 3 प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, उसके बाद स्टार्च ग्रेन वाले की बात कर रहे थे कि अगर आपको बी मिल रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो कह रहे थे स्टार्च ग्रेन, जो ग्रेन मतलब कि जो पी का जो साइज होगा, ग्रेन साइज होगा वो भी बड़ा होगा, जो साइज होगा उसका, और जो स्टार्च की सिंथेसिस होगी वो भी इफेक्टिवली होगी। लेकिन अगर बी और अगर स्मॉल बी मिला तो ग्रेन की साइज छोटी होगी और स्टार्च इफेक्टिवली सिंथेसाइज नहीं होगा। और अगर अगर कैपिटल बी स्मॉल बी मिल रहा था तो इन दोनों का काम क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, ध्यान सुनिएगा, इससे हमें ये पता चलता है कि सिग्रीगेट हो रहे हैं एलील्स, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि बी के साथ क्या है हमेशा बी ये मिले, और या तो मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो हमेशा डोमिनेंट या तो रिसेसिव, यही हो, जरूरी नहीं है, इंटरमीडिएट किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सिग्रीगेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, तो हम जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला पढ़ते हैं उस पूछेगा कि उससे आपको क्या पता चलता है, तो हम कहेंगे एलील्स आर कैन बी सिग्रीगेटेड, यानी कि वो अलग हो सकते हैं, अपना कैरेक्टर खुद शो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पे इससे हमें ये पता चला, देखिए therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or that product that is had information for it depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced in gene। देखिए ध्यान से, इसे मतलब क्या है कि हम यहाँ पे देखें कि कैपिटल बी भी था तो ठीक है, डोमिनेंस शो कर रहा था, स्मॉल बी भी था तो रिसेसिव, लेकिन इंटरमीडिएट वाला भी मिल गया, जो कि हम देखते थे नॉर्मली मेंडल के क्रॉस में ऐसा नहीं हो रहा था। जब हम देखते थे कि अगर कैपिटल या तो कैपिटल टीटी मतलब कि या तो लंबा हो रहा था या तो छोटा हो रहा था, कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं बन रहा था, समझ रहे हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डोमिनेंस जो है वो एकदम यूनिक प्रॉपर्टी है, वो हमेशा ही होगा, नहीं बाबू, डिपेंड करता है कि जो पेयर बन रहे हैं, जो क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है वो किसका हो रहा है, और उस जीन का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, वो जीन क्या बना रहा है, वो जीन हमेशा डोमिनेंट है या फिर वो रिसेसिव है या फिर वो इंटरमीडिएट का है, समझ रहे हैं ना। चलिए लास्ट में इसने क्या कहा है कि इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन, इसको हम पढ़ेंगे अभी, देखेंगे हम
प्लियोट्रॉपी के बारे में आगे देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा है, लोग बहुत डरते हैं पता नहीं क्यों इससे। देखिए हम सिर्फ टाल वाला स्टेम की, हम जो है स्टेम की हाइट ले रहे थे, बस प्लांट की हाइट, तो हम बोलते थे टॉल और ड्वार्फ। तो एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट एक कैरेक्टर लेके चल रहे थे। जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया उसको हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इन्होंने जब दो कैरेक्टर लिया, जैसे इन्होंने क्या लिया, ध्यान से देखना, इन्होंने लिया कि एक ले लिया प्लांट जो राउंड था, राउंड से ऐसा प्लांट जिसके सीट राउंड थे और येलो कलर के थे, और दूसरा जो प्लांट लिया वो रिंकल्ड थे उनके सीट, और उसका जो था, जो मतलब कि उसका जो कलर था, किसका कलर था, प्लांट का नहीं बाबू, हम सीड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड राउंड था, येलो था और रिंकल था, ग्रीन था। अब देखो हमने दो कैरेक्टर्स लिए, राउंड रिंकल और येलो ग्रीन। तो कैरेक्टर क्या है ये, मतलब उसका शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड। तो शेप और कलर क्या है, कैरेक्टर, और इसके दो ट्रेट है, राउंड हो सकता है, रिंकल। तो हमने एक प्लांट ऐसा लिया, प्लांट 1 जो राउंड था, येलो था, और दूसरा प्लांट लिया जो रिंकल था, ग्रीन था। तो यहाँ दो कैरेक्टर लिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं बाबू, डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं। Mendel also worked with and cross pea plant that differ in two characters, as is seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape, and one that has seed of green color and wrinkle shape। ठीक है ना। Mendel found that the seed resulting from the crossing of the parent had yellow colored and the round shape seeds। ठीक है ना। यदि दोनों को उन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि जैसे कि देखिए ये मैंने कहा जो राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो येलो है वो भी डोमिनेंट है। तो आर जो है तो हम कह दिए राउंड येलो। ठीक है ना। ऐसा सीड जो राउंड था और येलो था और उसको क्रॉस कराया गया जो रिंकल था और ग्रीन था, ये रिसेसिव। फिर देखा गया जब इसको क्रॉस कराया गया तो जो मिला प्लांट, सारा जो प्लांट मिला वो कैसा मिला, ध्यान से देखेंगे, राउंड येलो मिला। कैसा मिला, राउंड एंड येलो। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। क्या लिख रहा है, मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस had yellow colored and round shape। ठीक है ना। Here can you tell which of the character is in the pair cell? तो आपको पता है yellow क्या है, डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, रिसेसिव, राउंड क्या है, डोमिनेंट, रिंकल क्या है, रिसेसिव। चलिए अब देखते हैं 10। येलो कलर वाज डोमिनेंट over green and round shape dominant over wrinkle. These results were identical to those that he got when he met separate monohybrid cross। सेम वही रिजल्ट मिला जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, जब पेरेंट को टॉल और ड्वार्फ को जब लड़ाया, उसको मतलब क्रॉस कराया, तो हमें जो मिला सारे टॉल मिले, यानी कि एक पेरेंट का आया था F1 जनरेशन में। सिर्फ एक ही पेरेंट अपना कैरेक्टर शो किया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पेरेंट अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है, कौन सा, राउंड येलो वाला। चलिए वही कह रहा है, लेट अस यूज द जीनोटाइपिक, ये सब वही बात है। तो हमने क्या देखा, देखिए ध्यान से, when, यहां से देखिएगा, when Mendel self hybridized the F1 plant he found that। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, ऐसे थोड़ा समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर RRYY लिखा हुआ है तो आप समझिएगा राउंड येलो। क्या समझेंगे, राउंड येलो। ठीक है। अगर RRYY लिखा हुआ है तो भी क्या समझेंगे, राउंड येलो। क्या समझेंगे, राउंड येलो। अगर RRYY लिखा गया है तो समझिएगा रिंकल्ड ग्रीन। क्या समझेंगे, रिंकल्ड ग्रीन। अगर लिखा हुआ है RRYY तो क्या समझेंगे, राउंड ग्रीन। ठीक है ना, समझिएगा ये सब बात को। बस तो आपको बस इतना समझना है कि अगर कैपिटल कहीं R दिख गया तो पक्का राउंड होगा और कैपिटल Y दिख गया तो पक्का येलो होगा। चलिए अब देखिए, जो पेरेंटल जनरेशन था, एक प्लांट ऐसा लिया गया जिसका सीड क्या था, राउंड येलो। यहां से गैमेट हमने निकाला, इससे R इससे Y तो मिल गया RY, और यहाँ रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल RR स्मॉल YY, यहां से निकाला गैमेट RY। इनका जब आपस में क्रॉस कराया, मींस जो पेरेंटल जनरेशन आपस में क्रॉस कराया उसको, तो हमें सारे के सारे प्लांट जो मिले, क्या मिले, RRYY, यानी कि राउंड येलो मिले। ठीक है ना। बस अंतर ये था, यहाँ पे जो था ये होमोजोगस डोमिनेंट था, यहाँ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब क्या हुआ, इसकी सेल्फिंग कराई गई। जब सेल्फिंग कराई गई, देखिए यहाँ पर हम जो है गैमेट लेते हैं। गैमेट कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, आप 2 to the power n करते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ
हेटेरोजाइगस पेयर, याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे कितने हैं, एक दो, दो पेयर हैं तो 2 to the power 2 दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 गैमीट बनेंगे। अब देखिए कैसे गैमीट बनाना है, आपको आर आर वाई वाई मिल गया, इसमें सल्फिंग करानी है तो देखिए सबसे पहला क्या मिला, आर वाई, फिर क्या मिला, आर वाई, फिर क्या मिला, आर वाई, फिर क्या मिला, स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये चारों मिल गए। तो आपको पॉइंट स्क्वायर बनाना है, 4 गैमेट इधर रखने हैं, 4 गैमेट इधर रखने हैं। तो आपने देखा इतने सारे आपको चीजें मिली, जिसमें देखिए ये क्या था, राउंड येलो, 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 और क्या मिला, ये मिला क्या, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, मिल गया कि नहीं मिल गया, 3 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं मिला है, देखिए राउंड येलो, 8 राउंड येलो, यानी कि 9 हमें क्या मिल गए, राउंड येलो, क्या मिल गए, 9 राउंड येलो। और देखिए 1 2 3, 3 क्या मिल गया हमको, रिंकल ग्रीन, कितने मिल गए, 3 क्या मिल गए, रिंकल ग्रीन। इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने मिले, 3, 3 क्या मिल गया, राउंड ग्रीन मिल गए। और लास्ट में रिंकल ग्रीन कितना मिला, 1 मिला, रिंकल येलो मिल गया, रिंकल येलो। तो हम कह सकते हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन का जो रेशियो मिला हमको, फिनोटाइपिक रेशियो, वो मिला 9:3:3:1। क्या मिल गया, 9:3:3:1। वेरी 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 नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा हुआ है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, फिनोटाइपिक रेशियो हमको मिल गया 9:3:3:1। और उसी तरह से आप निकाल सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, ऐसे देख के गिन के, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आपको जिसने इसको आपको जो पढ़ाया होगा डिटेल में, वो जरूर इस सब के बारे में बताया होगा। अब आता है देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं है, ध्यान से देखना कि अगर ए है और बी भी है तो देखो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से देखना। मान लो कहीं पे है ए बी बी, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए के साथ ए ही आए, ए के साथ बी भी आ सकता है, और ये ए के साथ बी भी आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान रखो, एक दूसरे पे एकदम इंडिपेंडेंट हो गए। चलिए हम पढ़ते हैं, इसको आगे समझेंगे। इसको देखिए ध्यान से, इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल ग्रीन अपीयर इन द रेशियो, ठीक है, इतना मिल गया। Such a ratio was observed for several pairs of character that Mendel studied. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow. देखो क्या लिखा है, 3 येलो, ध्यान समझना इस बात को, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या मिला था, ध्यान से देखेंगे, राउंड येलो। तो राउंड येलो कितना मिला, 9। तो राउंड येलो देखो 3 येलो है, 3 येलो और 3 राउंड को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 9, 3 into 3 9, तो 9 क्या मिला, राउंड येलो। उसके बाद देखो हमें क्या मिला था, 3 क्या मिला था, राउंड येलो, हमें राउंड ग्रीन मिला था 3। तो देखिए 3 राउंड इंटू 1 ग्रीन, तो क्या मिल गया, 3 राउंड ग्रीन। उसके बाद क्या मिला हमें, 3 मिल गया, ये हमको मिला क्या मिला था, रिंकल येलो मिला था 3। तो रिंकल कितना है, 1, और 3 येलो से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा, 3 रिंकल येलो, और क्या मिला, रिंकल ग्रीन 1 मिला। तो 1 ग्रीन इंटू 1 रिंकल। तो कह रहा है ना कि हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। चलिए, बकवास है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस समझिए आप। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस on dihybrid crosses between plant differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization that we can call Mendel's law of independent assortment. The law states that when, याद रखेंगे, when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. ठीक है ना, मतलब राउंड के साथ येलो आए सिर्फ जरूरी नहीं है, आपको पता है रिंकल्ड के साथ भी येलो आ रहा है, यानी कि इसका और इसका आपस में शो करना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी कि इनका जो सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि वो हमेशा उसी के साथ जाएंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये लॉ बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक एप्लीकेशन है ये। इसीलिए हम मेंडल्स का 3 लॉ जनरली लिखता है, 2 लॉ लिखता है, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ये भी है लेकिन दूसरे का एप्लीकेशन है। चलिए अब हम बात करेंगे द पॉइंट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज, तो वही बता रहा है। चलिए, ये जो 16 उसमें से कितने हमको 16 मिले थे, तो जिसमें से 9 3 3 1, उसी के बारे में पूरा बात करेंगे, पूरा पैरा, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे देखेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस।
क्रोमोसोमल थियरी क्या कहती है? मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन क्रोमोसोम्स होते क्या है? देखो बाबू, हम जब मॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे आपको बताए थे आपको कि जो जो क्रोमैटिन्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स याद आ रहा है? ये कंडेंस करते हैं, क्या करते हैं? कंडेंस। जब कंडेंस करते हैं तो क्या बनाते हैं? कलरफुल बॉडी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है बाबू? डीएनए के जो एक फ्रेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है उसको हम बोलते हैं जीन। तो याद रखना, यहां से क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, डीएनए के अंदर होते हैं जीन। चलिए, तो अब इन क्रोमोसोम की बात करेंगे हम, कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे इसको देखा गया, ध्यान से देखिएगा। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 मतलब उन्होंने अपना 1865 में ही दे दिया था सब कुछ, लेकिन 1900 तक कोई इनको जान नहीं पाया। उसके कई सारे 2-3 रीजंस हैं। क्यों? पहला क्या रीजन था? कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, मतलब कम्युनिकेशन इजी नहीं था, पेपर न्यूज़पेपर्स वगैरह उस समय बस थे, मीडिया नहीं था ये सब। Secondly, his concept of gene factor in Mendel's word as stable and discrete unit that controlled the expression of trait and on pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। देखिए क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है, जो जीन है बाबू, वो एकदम डिस्क्रीट यूनिट है, एकदम सेपरेटेड, और कहने का मतलब स्टेबल यूनिट है। तो उन साइंटिस्ट ने कहा, उनके जो साथी इन द सेंस जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो इतना स्टेबल है तो बाबू कैसे वेरिएशन हो रहा है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का चेहरा अलग है, उनका करने का तरीका अलग है, उनका हर काम करने का तरीका अलग है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको मेंडल डिफाइन नहीं कर पाया वेरिएशन को, इसीलिए दूसरा रीजन ये था। पहला क्या था? कम्युनिकेशन वहां पे बहुत खराब था उस समय, मतलब कि कुछ भी था ही नहीं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था नहीं। दूसरा क्या हुआ? वेरिएशन को डिफाइन नहीं कर पाए, वेरिएशन नॉट डिफाइंड बाय मेंडल, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो था मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग, इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज कर दिया, इसका यूज कर दिया। अब जब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कर दिया तो पा गए वो सब जो उसके सहपाठी थे, कह रहे इसको तो खत्म करो, कहानी खत्म करो इसका। चलिए, ये सब रीजंस थे। चलिए नेक्स्ट, इन 1900 3 साइंटिस्ट डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन Sermark independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters. Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. मतलब अब देखो 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने मेंडल के वर्क को फिर से रिकंसिडर किया, देखा, और उस समय माइक्रोस्कोप मार्केट में आ चुका था, इसलिए और थोड़ी आसानी हुई सेल डिवीजन को इन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल एंड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब होता है बाबू कलर, सोम मतलब होता है बॉडी, कलरफुल बॉडी। देखिए हुआ क्या, एक सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है ना। जब 2 सेल में ये डिवाइड होता है बाबू, तो 2 सेल में जो डिवाइड हुआ ये, तो देखा क्या, एक इस क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक सेल जब डिवाइड हो रहा था तो न्यूक्लियस के अंदर एक कलरफुल स्ट्रक्चर था, जो कि वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। याद रखना, ये सब कहां देखा गया? सेल डिवीजन में, और इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो था वो सिर्फ स्टेन यानी कलर उसको प्रोवाइड करने के बाद ही वो दिखाई देता था, इसीलिए इसको क्रोमोसोम नाम दिया गया। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा गया। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, सटन एंड बोवेरी कहते हैं, नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट। उन्होंने देखा कि एकदम जो बिहेवियर क्रोमोसोम का है वो जीन जैसा ही है, जैसे जीन ट्रांसफर होता था 2 सेल्स में, वैसे ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब क्यों ना हो, ये क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए का एक पार्ट है जीन, है कि नहीं? बोलो यस, ओके। अब क्या होगा, recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis and during meiosis, ठीक है ना। आपने देखा है कि जो क्रोमोसोम है वो माइटोसिस में सेम रह जाता है, मतलब कि मान लो 46 क्रोमोसोम्स है किसी में, इनका माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, तो जो 2 नए सेल बन रहे हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन अगर हम इसी का ध्यान से देखना, इसी 46 क्रोमोसोम वाले सेल का हम मियोसिस करवा दें, तो 2 सेल जो बनेंगे उसमें 23 होंगे, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। चलिए, the 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome।
यानी कि एक सेल के अंदर मान लो ये दोनों क्रोमोसोम है, इन दोनों पे जो जीन होंगे इसको हम होमोलोगस कहते हैं, मतलब एक ही एकदम सेम टाइप के जो होते हैं। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ ये फिगर बहुत लोग स्किप कर देते हैं, हम समझाते हैं। देखिए एक पूरा सीक्वेंस दिया है, ये G1 है, बीच में S होगा, फिर यहाँ G2 आ गया, मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, और लास्ट में गैमीट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बाबू? गैमीट्स। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको एक ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है, ये आपको ब्राउन कलर का दिखाया जा रहा है। चलिए अब यहाँ रेड कलर का यहाँ पे मतलब कि एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। देखिए हुआ क्या, जीवन के बाद जब एस फेज आया, आपको पता है एस फेज सिंथेसिस फेज होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन और यहाँ क्रोमोसोम डबल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारे डबल हो गए। ये थे, देखिए ध्यान से देखिए, इसका भी एक डबल कॉपी बन गया, इसका भी एक डबल कॉपी बन गया, है कि नहीं बोलो? और ये रेड वाले का भी डबल कॉपी बन गया, यानी कि देखो थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम है, छोटा क्रोमोसोम है, इसकी भी एक कॉपी बन गई। यानी कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम हो गए। तो 4 क्रोमोसोम से 8 हुआ कि नहीं बोलो? तो ये कब हुआ? यहाँ बीच में जो यानी जीवन से G2 आते वक्त बीच में एस पड़ा था, उसमें ये सब हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे। मियोसिस 1 एनाफेज, यहाँ पे बाइवैलेंट टेट्राड बनता है, याद करिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे टेट्राड बनता है, ये दोनों जो अटैचमेंट शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम डबल हुआ। अब क्या हुआ, मियोसिस 2 एनाफेज, मियोसिस 2 एनाफेज आया, और लास्ट में जब जर्म सेल, देखिए यहाँ पे देखिए एक सेल था, अभी भी एक ही सेल है, अभी भी एक ही सेल है, अभी सेल पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसके अंदर बस बना है। अब देखिए ये 2 सेल डिवाइड हो गया, एक सेल किस में डिवाइड हो गया, 2 सेल में। अब देखिए जब 2 सेल में डिवाइड हुआ, ये वाला यानी कि 2 क्रोमोसोम्स ऐसे इधर चले गए, 2 पेयर, और 2 पेयर इधर चले गए। अब देखिए इस सेल से क्या बनेगा, अब जर्म सेल बनेगा। तो देखिए इसमें से एक इसमें चला गया, इस गैमीट में, इसमें एक गैमीट में, इसमें, यानी गैमीट में ट्रांसफर किस तरह से क्रोमोसोम होता है ये दिखाया है सिंपली, बस इतना ही याद रखना और कुछ मत याद रखना। चलिए नेक्स्ट। तो ये वाला जो देखिए क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है, जीन के बारे में बता रहा है, सब कुछ सेम बता रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप सीधे पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। During anaphase of meiosis 1, the 2 chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right columns. In the left column, possibility 1 orange and green is segregating together, but in the right hand column, the orange chromosome is segregating with the red chromosome. देखिए क्या है इसमें, ये आपको बस बता रहा है कि किस तरह से, मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। देखिए मियोसिस 1 में देखिए सारे क्रोमोसोम एकदम बीच में आ जाते हैं सेल के, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं बाबू? मेटाफेज प्लेट। अब देखिए क्या हुआ, मियोसिस 2 के एनाफेज में जब जाएंगे तो ये मेटाफेज प्लेट अलग हो जाते हैं, और जब मेटाफेज यहाँ प्लेट अलग हो गए हैं, देखिए ध्यान से, ये अलग हो गया, ये अलग, यानी कि ये 2 क्रोमोसोम इधर आ गए, ये 2 क्रोमोसोम इधर आ गए। चलिए अब जब जर्म सेल बना, इसमें से ये ट्रांसफर हुआ, इसमें से ये ट्रांसफर हुआ, इसमें से ये ट्रांसफर हुआ, इसमें से ये ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब हमको समझना क्या है, देखिए तो सिंपल हो गया। यहाँ पे आइए, जब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस ब्राउन वाले के साथ, देखिए ब्राउन के साथ यहाँ पे क्या आया, ग्रीन आया, ब्राउन के साथ ग्रीन आया, यहाँ पे ग्रीन के साथ सॉरी ये कौन सा कलर है, हम कहें पैरेट कलर, जो भी है। देखिए यहाँ देखिए ब्राउन के साथ ग्रीन आया, ब्राउन के साथ ग्रीन, लेकिन यहाँ पे ब्राउन के साथ रेड आ गया। यानी कि क्रोमोसोम, जैसे वही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि ए के साथ ए आए और बी के साथ बी आए, ए के साथ बी आ सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखा रहा है। देखिए इसके साथ ग्रीन आ गया, जबकि यहाँ पे क्या था, रेड था। देखिए 1 लॉन्ग ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज कलर है, ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, छोटा वाला रेड क्रोमोसोम, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन। लॉन्ग वाला क्रोमोसोम जो क्या है, ये लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। अच्छा इसको भी बात कर रहा है, देखिए ये इसको क्या मान रहा है, ये इसको ऑरेंज मान रहा है, इसको क्या मान रहा है, लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, इसको रेड मान रहा है क्रोमोसोम, एंड लॉन्ग येलो एंड इसको येलो मान रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है चलिए मान लेते हैं, जब मान रहा है तो कोई बात नहीं, बस मैं जो आपको बेसिक बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं क्या बता रहा हूं कि जब ये सेल डिवाइड हुए 2 पार्ट में, तो इनके साथ ग्रीन आया था, इनके साथ रेड आया था, तो ये लॉन्ग वाले हैं, इनके साथ ग्रीन आ गया, इनके साथ रेड आ गया, यही ट्रांसफर होकर गैमीट बना दिए। लेकिन दूसरा केस जो देखा गया, उसमें देखा गया कि अब जो है इसके साथ ग्रीन नहीं आया, इसके साथ रेड आ गया, और इसके साथ ग्रीन आ गया, यानी कि इंटरचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया।
समझ रहे हो ना, क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है, ये जो एलियंस हैं ये बाउंड नहीं होते हैं कि ए वाला ए के साथ आएगा और जो है बी वाला बी के साथ ही आएगा। तो हम एग्जांपल देने के लिए हमेशा बताते रहते हैं, ये इसके साथ भी आ सकता है और ये इसके साथ भी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। Sutton and Boveri argued that pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. मतलब क्या उन्होंने क्या कहा? The pairing and separation of a chromosome, pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian. मतलब कह रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, देखिए ध्यान से, अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो उनमें जो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन, डीएनए, जीन, सब सेपरेट होंगे। सिंपल सी बात है। वो लोग बस इतना कहना चाह रहे थे। अब वो शुरू का एक काम चल रहा है ना, उन लोग को थोड़ी पता था किसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, जीन प्रोटीन बना रहा है, कुछ नहीं पता था। तो वो लोग बस एक दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, एक सपोजिशन कर रहे थे कि अगर ये सेपरेट हो रहा है तो पक्का इनका इंफॉर्मेशन भी सेपरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। और यहां से इन्होंने इस लॉ को कहा, मेंडल के इस लॉ कहा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहा गया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल, याद रखना, इस बात को याद रखेंगे। क्या याद रखना? क्वेश्चन यहां से बनता है जो सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात किया। क्या किया? बात किया। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? मॉर्गन ने। किसने किया? यहां से दो मैंने जो वर्ड बोला है उसको याद रखना, क्वेश्चन बनता है। पहली बार क्वेश्चन आया था, सब कंफ्यूज हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना। अब मॉर्गन ने कहा कि जब मतलब कि मान लो गैमीट बनता है, एक सेल से दूसरा सेल बनाया जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, तो एक ही क्रोमोसोम ट्रांसफर होता होगा। मतलब ऐसा कहा नहीं, जब हम बता रहे हैं आपको कि जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उस केस में क्या होता है कि मान लो दो पेरेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम मां से मिल रहा है, एक क्रोमोसोम पिता से मिल रहा है, तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। मॉर्गन वर्क विथ, अब यही सब वेरिएशन देखने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिया, फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल। पूछता है क्वेश्चन ये सूटेबल इतना क्यों है? पहला इसका रीजन क्या है? दे कुड बी, पहला रीजन है दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द, इसे आप अपने हाथ से लैब में ग्रो करा सकते हैं, पहला रीजन हो गया। दूसरा, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। याद रखेंगे बाबू, 2 वीक्स, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, ये 2 वीक में ही, 2 वीक तक ही जिंदा रहते हैं। एंड सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब यहाँ पे तीसरा क्या मिला कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी ये पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हमें काफी सारा एक्सपेरिमेंट करने का मौका और स्कोप मिल सकता है। ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, जिसे हम बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। याद आ रहा है? यानी कि हम किसी को देख कर ही बता सकते हैं, किसी कीड़े उड़े को, कि वो मेल है कि फीमेल। द male and female fly are easily distinguishable. Also, it has many type of hereditary variation. बहुत ज्यादा वेरिएशन था हर एक अंदर, दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप से हम देख सकते थे। तो ये रीजन था कि क्यों मॉर्गन ने क्रोमोसोमल वेरिएशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए जो है किसका यूज किया बाबू? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज किया। तो ये 3-4 रीजंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब देखिए बाबू, सबसे जो मोस्ट एंटीसिपेटेड टॉपिक है, जो बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है, आज मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये एक जीन है जहां पे 2 एलील्स है, टी और कैपिटल टी, यानी कि ये जो है टॉल के लिए है। किसके लिए है बाबू? टॉल के लिए। मान लीजिए यहाँ पे जीन जो है, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा देखिए इनके बीच में दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं टी, और टी फिर भी ये टॉल के लिए है। ध्यान से देखना। अब तीसरी जीन है बाबू, यहाँ पे एकदम छोटी, एकदम इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब जहां पे भी ये है डीएनए पे ये है, क्रोमोसोम पे ये है, तो यहाँ पे ये कैपिटल स्मॉल टी, और ये किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए है। देखिए ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच में
जो डिस्टेंस कम है, देखिए इन दोनों के बीच में हम इसे कहेंगे लिंकेज। क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। यानी कि एसोसिएशन ऑफ जीन्स, किसी भी क्रोमोसोम पे जीन जो दो तरह के हैं, एलील्स हैं, वो आपस में एसोसिएट हैं, इसे हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। अब देखिए जब सेल डिवाइड होगा, कुछ होगा, तो ये वाला इसके साथ आके कंबाइन किया, मतलब कि हम कह रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो अब क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पहले लिंक था, अब वहां से निकल के सेग्रीगेट होकर के दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। और ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान देखा जाता है। कब देखा जाता है? क्रॉसिंग ओवर के दौरान। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए एकदम सिंपल जो बोल रहा हूं उसको एकदम देखिएगा, ध्यान से वर्डिंग्स को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल। अब देखिए क्या है, अच्छा एक बात बताइए, फिर जाइए, अगर मान लीजिए दो लोग एकदम क्लोजली अटैच हैं, अब बताइए, देखिए ध्यान से, ये दूर दूर, ये थोड़ा सा नजदीक है, ये ज्यादा दूर है, और एकदम नजदीक है, बताइए कौन यहां से अच्छे से जल्दी से सिग्रीगेट हो जाएंगे? जिनके बीच में दूरी ज्यादा होगी सिग्रीगेट ज्यादा होंगे, यानी कि, और जो सिग्रीगेट आसानी से होगा, सिग्रीगेट मतलब सेपरेट, जो सिग्रीगेट आसानी से होगा उनका रिकॉम्बिनेशन आसानी से होगा। अब देखो, लिंकेज ज्यादा, लिंकेज बढ़िया है, यानी चिपके हुए हैं, तो दूसरे से रिकम्बाइन करने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से एक जनरलाइजेशन की लिंकेज जिसका होगा ज्यादा, उसका रिकॉम्बिनेशन का चांस क्या होगा? कम। याद रखेंगे इस बात को। चलिए फिर से सुन लीजिएगा पीछे करके, बार बार हम नहीं बोल सकते एक ही बात। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहेब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहेब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। एकदम जैसे उन्होंने मटर में किया था वैसे ही सेम किया। फॉर एग्जांपल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आइड, ठीक है ना, येलो बॉडीड व्हाइट आई, यानी कि येलो और व्हाइट, यानी कि उन्होंने ऐसा एक फ्रूट फ्लाई लिया जिसका बॉडी येलो कलर का था और उनकी आंख क्या थी? उसकी व्हाइट थी। टू ब्राउन बॉडीड, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस किया इन्होंने। कैसा क्रॉस किया? डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। याद रखेंगे, पूछेगा कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए जो है मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किया, वो क्रॉस कैसा करवाया था? डायहाइब्रिड करवाया था। दो ट्रेड्स के डिफरेंस को लेकर कराया था। एक क्या था? येलो बॉडीड व्हाइट आई, यानी कि बॉडी येलो थी और आई आंख, उसका आंख व्हाइट था। और दूसरा क्या था? ब्राउन बॉडी रेड आई, यानी कि उसकी बॉडी क्या थी? ब्राउन। बॉडी क्या थी? ब्राउन। और क्या था? यानी हम मान ले बी, और रेड आई थी, क्या थी? रेड आई। चलिए अब क्या हुआ, देखा गया, he observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from। अब देखा गया कि जो उनके जीन थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे, याद रखेंगे। और अब जो मिला उनको 9331 नहीं मिला। अब क्या होगा बाबू? यानी कि ये तभी मिलते हैं जब दो जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, तभी मिलते हैं। तो 9331 नहीं मिल गए, कुछ और मिला। चलिए अब क्या हुआ, Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome। मॉर्गन को पता चल चुका था कि जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे होते हैं। X क्रोमोसोम क्या होता है बाबू? बताइए। X क्रोमोसोम, देखिए हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में जैसे हम बोले अगर 23 क्रोमोसोम है एक सेल, हैप्लॉइड सेल में, तो उसमें से अच्छा 46 की बात करें, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में से एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। चलिए अगर मेल है तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर। ठीक है, अगर कोई भी जीन है, मान लो इस सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो इनका क्या कह रहा है कि जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर, यानी कि जीन कॉम्बिनेशन बाबू, यानी कि हम कह सकते हैं जीन कॉम्बिनेशन, लिंकेज बहुत तगड़ा होगा। लिंकेज क्या होगा? अरे नजदीकियां ज्यादा तो लिंकेज ज्यादा, बस वही कह रहा है। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, याद रखेंगे, और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड क्वाइंड द टर्म लिंकेज। तो मॉर्गन ने ही लिंकेज के टर्म को क्वाइन किया था, याद रखेंगे। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन। याद रखेंगे बाबू, ये क्या कह रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कहा टी, मैं ऐसा चलिए मैं कुछ नॉर्मल सा देता हूं एग्जांपल आपको। देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं ए और बी, ये पेरेंटल जीन है। ये क्या है? पेरेंटल जीन है, बढ़िया एकदम लिंकेज एकदम कस के है। अब क्या हुआ, इनको हम ए बी कर दिए, दूसरे प्रोजेनी जो हुई ए बी हुई मान लो। अब देखो यहाँ पे ये एलिस
सेम थे, ये एलिस सेम थे। अब देखो क्या हुआ, दूसरे हम कहें F1 जनरेशन में एलिस चेंज हो गए, इनके साथ ही आ गया, इनके साथ ये आ गया। तो अब क्या कह रहा है, वही कह रहा है, देखो नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन, इसी को बोल रहा है नॉन पेरेंटल। ये पेरेंटल है, ये क्या है, नॉन पेरेंटल है। पूछे किसमें लिंकेज ज्यादा, तो पेरेंटल में, क्योंकि एकदम पास पास रहेंगे। चलिए, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked while others were loosely linked। अब इसका मतलब ये नहीं था, देखिए किसी का पैटर्न मत बनाइए। अब ऐसा नहीं था कि अगर सेम क्रोमोसोम पे दो जीन हैं तो हमेशा वो टाइटली लिंक्ड होंगे, जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है उनके बीच की दूरियां कितनी हैं। देखिए बात ये है, इन्होंने कहा कि अगर सेम क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, इस पे यहाँ